अभिनंदन। हमने पिछले क्लास में क्रियाकलाप 15.3 के अंतर्गत उसका पहला चरण हमने समझने का प्रयास किया। इस क्रियाकलाप 15.3 के दूसरे चरण में हमको एक कांच का खाली गिलास लेना है, 2 पेन की खाली रिफलें हमको ले लेनी है, एक पॉलीथीन का टुकड़ा हमको लेना है। ये जो कांच का गिलास है वह हमारे लिए स्टैंड का काम करेगा। अब आपको एक खाली रिफिल को पॉलीथीन की थैली से रगड़ करके उसे आवेशित कर लेना है और उसे कांच के गिलास में ले जा करके रख देना है। अब दूसरी वाली रिफिल को भी हमें पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़ करके आवेशित कर लेना है। दूसरी वाली रिफिल को पहली वाली रिफिल के पास में जब हम ले जाएंगे तो हम देखेंगे कि पहली वाली जो रिफिल है ये दूर हटती हुई हमको दिखाई देगी, अर्थात प्रतिकर्षित होती हुई हमको दिखाई देगी। इस प्रयोग में आपने देखा कि हमने 2 समान वस्तुएं ली, यानी कि हमने दोनों ही रिफिलें ली है। उन दोनों समान वस्तुओं को हमने समान वस्तु अर्थात पॉलीथीन से हमने रगड़ करके उसे आवेशित करवाया और जब हमने दोनों ही समान वस्तुओं को समान वस्तु से रगड़ करके आवेशित करवाया तो उसके अंदर आने वाला आवेश भी समान हुआ और जब हम समान आवेश को किसी दूसरे समान आवेश के पास में लेकर के गए तो वे प्रतिकर्षित हुआ। क्रियाकलाप 15.3 के अगले चरण में हमको उसी प्रकार से एक कांच का गिलास ले लेना है। इस कांच के गिलास में हमको रिफिल पेन की ये आवेशित करा करके रख देनी है। अब हमें एक गुब्बारा लेना है, उस गुब्बारे को भी हमें ऊन के कपड़े से रगड़ करके आवेशित करवा लेना है और इस आवेशित गुब्बारे को इस रिफिल के पास में हमको लेकर के जाना है। जब हम इस आवेशित गुब्बारे को रिफिल के पास में लेकर के जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो रिफिल है वो गुब्बारे की ओर आकर्षित होती है। गुब्बारे और रिफिल में एक खिंचाव महसूस होगा। यहां हमने देखा कि रिफिल को हमने पॉलीथीन की थैली से रगड़ करके आवेशित किया, गुब्बारे को हमने ऊन के कपड़े से रगड़ करके आवेशित किया। जब 2 असमान वस्तुओं को किसी 2 असमान वस्तुओं से रगड़ करके आवेशित करते हैं तो उन दोनों असमान वस्तुओं में अलग अलग प्रकार का आवेश आता है। इस कारण से उनमें आकर्षण होता है। एक मान्यता है कि जब हम रेशम के कपड़ा लेकर के उसे कांच की छड़ से रगड़ें तो कांच की छड़ में धनावेश आ जाता है, यह मान्यता है। यानी कि ऐसी स्थिति में कांच की छड़ पर धनावेश होगा। क्रियाकलाप 15.4 ये क्रियाकलाप करने के लिए समझने के लिए हमें कुछ सामान की आवश्यकता होगी। इसमें आपको एक रिफिल लेना है, एक बोतल लेनी है, एक पेपर क्लिप लेनी है, एक गत्ता ले लेना है, एल्यूमिनियम की 2 पट्टियां आपको ले लेनी है। अब आपको गत्ते में एक छेद करना है, छेद करके उसमें पेपर क्लिप लगा देना है। पेपर क्लिप लगाने के बाद में एल्यूमिनियम की दोनों पट्टियों को हमें पॉलीथीन की थैली से आवेशित करके लटका देना है। अब हमें रिफिल लेनी है, इस रिफिल को भी हमें पॉलीथीन की थैली से आवेशित करना है। इस आवेशित रिफिल को हमें पेपर क्लिप के ऊपरी भाग को छूना है। हम देखेंगे कि पेपर क्लिप के ऊपरी भाग जो है वह
छूते ही जो आवेश है वो आवेश दौड़ता हुआ एल्यूमिनियम की दोनों पट्टियों को प्राप्त होगा और एल्यूमिनियम की दोनों पट्टियां दूर दूर फैलेगी, यानी कि उनमें प्रतिकर्षण होगा। अब यही काम आपको कोई दूसरी वस्तु लेकर के करना है। दूसरी वस्तु में आप ऊन ले सकते हैं, गुब्बारा ले सकते हैं, कंगा ले सकते हैं, और उस वस्तु को दूसरी वस्तु से भी रगड़ना है, यानी पॉलीथीन को छोड़ करके आपको किसी दूसरी वस्तु से उसको रगड़ करके जब हम वही क्रिया वापस इस पेपर क्लिप के साथ चिपका करके करेंगे तो हम देखेंगे कि ये एल्यूमिनियम की जो दोनों पट्टियां हैं उस एल्यूमिनियम की दोनों पट्टियों में आकर्षण होगा। यानी कि जब हमने पहली बार रिफिल को और एल्यूमिनियम की पट्टियों को पॉलीथीन से रगड़ा तो उनमें समान आवेश आया। दूसरी बार में हमारे पास में जो एल्यूमिनियम की पट्टियां हैं ये पॉलीथीन की थैली से रगड़ी हुई है, जबकि ऊपर संपर्क कराने वाली जो वस्तु है वो किसी दूसरी वस्तु से रगड़ करके हमने उसमें आवेश पैदा करके हमने उसको पेपर क्लिप के ऊपरी भाग पर छुआ है, जिससे उसमें विपरीत आवेश पैदा हुआ और विपरीत आवेश पैदा होने की वजह से उन पट्टियों में आकर्षण पैदा हुआ। ये यंत्र सरल विद्युतदर्शी कहलाता है। सरल विद्युतदर्शी का उपयोग हम ये जानने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है। अब हमें यही काम फिर से दोहराते हुए एल्यूमिनियम की जो दोनों पट्टियां हैं जो पूर्व में आवेशित है उसको हमने हाथ से छू लेना है, और हाथ से छूने के बाद में हमें पुनः आवेशित रिपल को उसमें पेपर क्लिप के ऊपरी भाग पर छूते हुए पास में लेके जाना है। परंतु अब हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम की पट्टियों में कोई गति नहीं हुई। इसका कारण यह है कि जैसे ही हमने इन पेपर की एल्यूमिनियम की दोनों पट्टियों को छुआ तो छूते ही इसके अंदर जो आवेश था वह हमारे शरीर के संपर्क में आकर के और शरीर से होते हुए भूमि में चला गया और ये एल्यूमिनियम की दोनों पट्टियां निरावेशित हो गई। इस प्रकार किसी भी आवेश का भूमि में चला जाना भू संपर्कण कहलाता है। अगले चरण में हम पंडित की कहानी के बारे में जानेंगे। जब तेज हवाएं चलती है, तूफान आते हैं, तो ये तेज हवाएं और तूफान की वजह से वायुमंडल के ऊपरी भाग में काफी हलचल पैदा हो जाती है। इस हलचल की वजह से वर्षा काल के दौरान जो जल से भरी हुई बूंदें हैं ये नीचे की ओर गति करती है, जबकि हवाएं ऊपर की ओर गति करती है। इस प्रक्रिया में बादलों के ऊपरी भाग में धनावेश इकट्ठा होता चला जाता है, जबकि बादलों के निचले भाग में जो पृथ्वी के निकट होते हैं वहां पर ऋणावेश इकट्ठा होता चला जाता है। धरती जो है, धरती की सतह पर धनावेश होता है। जब वायुमंडल में और बादलों में पानी की बूंदें भारी होकर के नीचे आती जल्दी जाती है और धरती के निकट ऋणावेश अधिक इकट्ठा होता चला जाता है, तो जो वायु है हम जानते हैं कि वायु जो है वो आवेश की हीन चालक होती है, परंतु ये वायु ऋणावेश का भार सहन नहीं कर पाती। ये ऋणावेश उस वायुमंडल से छिटक पड़ते हैं, छिटकते ही ये धरती के धनावेश से संपर्क में आते हैं और उसमें शॉर्ट सर्किट जैसी एक घटना घटित होती है, जिसके कारण से हमें बिजली की कड़क और चमक सुनाई और दिखाई देती है। इस क्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। विद्युत विसर्जन कहते हैं।